दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेतन न्यूज चैनल पीपल बिल। पिछले दिनों जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक वक्तव्य दिया था जो बड़ा सनसनीखेज बन गया था। मोरोपंत पिंगले की जो संघ के बहुत ही एक बड़ी विभूति रहे हैं, उन पर लिखी हुई पुस्तक का विमोचन करने के कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मोरोपंत पिंगले के संस्मरण सुनाते हुए ये कहा कि वो पिंगले जी ने ये कहा था कि 75 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए तो उसके बाद में फिर पद छोड़ देना चाहिए और अपने किसी दूसरे को अपनी जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए। पर सक्रिय सार्वजनिक जीवन के लिए 75 वर्ष की उम्र की एक म्याद होनी चाहिए। ये उन्होंने मोरोपंत पिंगले की इसको जो उनके इस कथन को याद किया और ये बड़ा एक स्वाभाविक भी है। भारत में जो है एक आश्रम परंपरा हर व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है। उसमें भी ये माना गया है कि 25 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा की उम्र है और 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन की, उसके बाद में फिर जो है समाज के लिए बड़ी एक भूमिका निभाने की है जिसमें राजसुख भी आता है। और 75 वर्ष की उम्र के बाद में फिर जब ये है कि लोगों को अपनी सारी उन जिम्मेदारियों से नाता तोड़ देना चाहिए और बीतराग होके, ताकि वो अंतिम समय में उनके अगर जीवन का जब अवसान हो तो बहुत शांति के साथ में हो, उसमें कहीं कोई के तरह की बेचैनी, कोई हड़बड़ाहट उसमें न रह जाए। तो ये आश्रम परंपरा के तहत भी एक पहले से निर्धारित वो है सिद्धांत है। और संघ के लोग भारत की प्राचीन संस्कृति पे बड़ा गर्व करते हैं। तो उसके जो संस्कृति के सूत्रवाक हैं, उन सूत्रवाकों का समय समय पर उनका लिए स्मरण हुआना, खासतौर से किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में उसकी महिमा का बखान करना ही उसके लिए स्वाभाविक है। तो संघ प्रमुख ने जो कहा वो एक तरह से उस भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, जो 75 वर्ष के समय पे निवृत्त होने की परंपरा है, जिसमें जो राजा भरत थे उन्होंने भी 75 वर्ष की उम्र के बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया था और चले गए थे वो जंगल में। तो उन्होंने उसको ही अपनी एक तरह से जो महानता, भारतीय संस्कृति की महानता स्थापित करने का जो एक क्रम रहता है, जो हमारी संस्कृति से बहुत बड़ी अभिभूत हैं, हमारे संस्कृति की गौरव को, जो हमारी संस्कृति को बहुत ही गौरवशाली मानते हैं और जिसमें संघ जैसे संगठन प्रमुख है। तो उन्होंने उसी भावना से कहा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय कोई राजनीति करने के इरादे से ये कहा होता तो ये संघ प्रमुख नादान तो है नहीं। उन्हें ये पता था कि अगर मोदी जी को चोट पहुंचाने के लिए वो अगर ये बात मुंह से निकालेंगे तो चोट तो सबसे पहले उनके ऊपर ही हो जाएगी, क्योंकि 6 दिन पहले मोदी जी तो 17 सितंबर को 75 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं और उनका संघ प्रमुख के तो 75 वर्ष 11 सितंबर को ही पूरे हो जाएंगे। तो फिर वो 11 सितंबर तो उन्हें तो अगर इस सिद्धांत को स्मरण करते हैं, 75 वर्ष की आयु की वाला सिद्धांत एक दुर्लक्ष्य अगर उसके पीछे है तो उस दुर्लक्ष्य में पहले तो वो निपटेंगे, बाद में मोदी देते कि नहीं देते ये एक अलग बात, लेकिन उन्होंने ये कहा था। तो हम समझते हैं कि इसमें एक निश्चलता थी, उसके पीछे कोई ऐसा मोदी जी को टारगेट करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा होगा। उसके बाद ये संयोग था कि नितिन गडकरी, जो कि एक तरह से राजनीति में उम्र में भले ही छोड़े हों, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वरिष्ठ हैं। वो 2009 में अध्यक्ष थे, तो इसलिए वो उस नाते राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े वरिष्ठ हैं और उनका एक स्वतंत्र उनका चिंतन माना जाता है। पार्टी की विचारधारा से उनकी प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र कहने का मतलब ये नहीं कि कई बार वो पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो वैचारिक लाइन है, उसके लिए जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उस प्रतिबद्धता से अलग हट के कोई व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर देते हो। वो जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो विचार अपनी
पार्टी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से और विचारधारा को मजबूत करने की दृष्टिकोण से ही वो बात कहते हैं। वो सबसे पहले उनके जो ध्यान में रहता है वो पार्टी का, वो विचारधारा का हित चिंतन रहता है। तो उन्होंने जो बातें कही, पार्टी का एक बड़ा वर्ग है वो मोदी जी की जो कार्यशैली है, एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी जो कार्यशैली है, सर्वोपरिता की जो कार्यशैली है, उससे वो एक तरह से बहुत ही उसके मन में बड़ी खिन्नता है। और वो खिन्नता स्वाभाविक रूप से कि नितिन गडकरी के मन में भी वो खिन्नता है। वो एक अच्छा उनके जो मंत्रिमंडल, उनके जो विभाग उनका मंत्रिमंडल में उनके पास है, उस विभाग में उनके कार्यों की तारीफ होती है और उनकी पार्टी निष्ठा की भी 24 कैरेट की खरी है। तो इसके बावजूद भी केवल यही था कि केवल जो है अपना वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये अभी जो हाल का लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उसमें नितिन गडकरी का टिकट ही पहली सूची में फाइनल नहीं किया गया, अंत तक उनको अटका के रखा गया। तो इससे ये एक तरह से उसके पीछे कहीं ना कहीं अवमानना करने की भावना थी। उनका टिकट तो अगर मोदी जी चाहते भी तो नहीं काट सकते थे, क्योंकि संघ के भी बहुत वो चाहते हैं और संघ की इच्छा की खुलेआम इस ढंग से निरादर नहीं कर सकते। और न कोई उम्र का आधार बनता है, न कोई और आधार बनता है जिससे वो अगर उनका टिकट काटते तो उसका औचित्य सिद्ध कर पाते। तो इतना तो दबाव में उनको रहना पड़ता है, पूरी निरंकुशता के बावजूद भी इतने समझौते तो उनके लिए किए करने लाजमी है। तो उसी समझौते के तहत उन्होंने उनको टिकट तो दिया था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन छका कर दिया और ये देखा और तीसरी सूची में उनका नाम आया। तो वो एक तरह से उनका जो पार्टी के अंदर जो कद है उस कद को छोटा दिखाने की कोशिश के तहत किया गया हो। तो एक तो खुद पर भी उनकी ब्यूटी और बाकी वो देख ही रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल एक बनाया था आपने पार्टी के सारे बुजुर्ग नेताओं को, जो आपकी मतलब आपके पक्ष में 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की बात जा रही थी, मतलब मोदी जी के पक्ष में जा रही थी। तो उन्होंने उन सबको ज़बरदस्ती रिटायर तो कर ही दिया, तो साथ साथ में रिटायर करने के बाद में मार्गदर्शक मंडल बनाया था। तो मार्गदर्शक मंडल में भी बैठक एक आध साल में कर लेनी चाहिए थी, औपचारिकता के लिए कर लेते, उसमें चाय पानी नाश्ता हो जाता, हंसी मजाक हो जाता, कुछ मशवरे भी जो अनुभवी नेता है पार्टी के उसमें मिल जाते और उन मशवरों से और हो सकता है कि उनमें से कई बहुत महत्वपूर्ण परामर्श मिलते, जिससे जो है मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ती, उनकी कार्यकुशलता में और चांद लगते। लेकिन उनके एक अपनी जो अहंकार की ग्रंथि है मोदी जी की, वो इस कदर है कि उन्होंने जो एक गुण होना चाहिए शासक में, कोई भी कितना भी निरंकुश शासक हो, निरंकुश शासकों में भी ऐसा बिरला निरंकुश शासक कोई नहीं हुआ जैसे मोदी जी हैं, कि उन्हें किसी से सलाह लेना भी उन्हें गवारा नहीं। निरंकुश शासक भी सलाह लेते, चलाते अपनी मन की, लेकिन सलाह लेते ताकि वो ये, और सलाह में अगर उनको जहाँ दिखाई देता कोई काम की बात दूसरा अगर कह रहा है तो उसको लपक लेते हैं, भले ही वो अपनी उसके माध्यम से वो जो इसको उपयोगी मानते हैं, उनका पैमाना भले ही ये हो कि जो उनके अपने स्वार्थ को, उनके वर्चस्व को मजबूत करे, वो उस सलाह को सुन लेते हैं और उस सलाह पर अमल करा देते हैं। लेकिन सलाह तो लेते ही हैं, लेकिन मोदी जी को तो सलाह लेने में भी तौहीन महसूस हो सकती है। और ये केवल ये नहीं कि आप व्यक्तिगत है और पार्टी का इससे नुकसान होता है, जिस आदमी में जिसमें एक बड़ी सार्वजनिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हो और उसमें अगर ये दुर्गुण हो कि वो किसी दूसरे से की सलाह तक नहीं सुनना पसंद करता हो, कहीं मशवरा लेने का पसंद नहीं करता हो, बाहर से वो कोई चीज़ कोई जो है उपयोगिता की कोई चीज़ तलाशने की जिसके अंदर कोई भावना ना हो, तो वो जो है वो एक व्यक्ति के फैसले हमेशा कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन एक व्यक्ति के फैसले हमेशा 100% ठीक नहीं होते। कई बार जो वो सोच रहा है वो उसके करने में जो जोखिम है, कई बार उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अपेक्षा ये रहती है कि शासक चाहे वो
एक अधिकारवादी शासक हो, लेकिन फिर भी वो उसका भी एक सलाहकार मंडल होता है। लेकिन मोदी जी को तो कोई किसी की सलाह पसंद नहीं है, और चाहे और इसलिए ये है कि जब वो इस कदर इतनी मनमानी की पराकाष्ठा पर जब काम करते तो कई काम ऐसे करते, कई काम उन्होंने ऐसे किए भी हैं जो पार्टी के लिए भी घातक बने हैं और राष्ट्रीय हितों के लिए भी घातक बने हैं। फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मतदाताओं ने उनको झटका दिया अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पे बहुमत में नहीं आने दिया। तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भी वो अपनी उस स्वेच्छाचारी उस पराकाष्ठा पर पहुँचे स्वेच्छाचारी मिजाज को अपनी बनाए हुए हैं। तो जिन लोगों ने जिनका पार्टी को आगे बढ़ाने में, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जिनका योगदान, जिन लोगों का योगदान है उन्हें पीड़ा तो होगी। और स्वाभाविक रूप से नितिन गडकरी तो अभी उम्र में के दृष्टिकोण से तो अभी उनके पास में काफ़ी समय है। तो अगर मोदी जी जिस उम्र में पहुंच चुके हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ में कुछ हो जाए तो वो जो कुछ ये बोके जा रहे हैं इसका खामियाजा तो नितिन गडकरी जैसे अपेक्षाकृत कम उम्र के नेताओं को भुगतना पड़ेगा, जिन्हें भी लंबी पारी खेलनी है। तो वो अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति तो करेंगी। तो उन्होंने देखा कि जब मोहन भागवत जी का जो बयान था 75 वर्ष की उम्र के रिटायरमेंट से संबंधी बयान, जब उसकी जिस रूप में व्याख्या हो रही थी कि नहीं, उन्होंने अब संघ ने मोदी जी को चेता दिया कि नहीं अब आप तो रिटायरमेंट होना ही पड़ेगा। तो उससे जो लोग मोदी की कार्यशैली से आगे जा चुके हैं वो उसकी जो संघ प्रमुख की जो बयान की जो जिस रूप में व्याख्या हो रही थी उससे वो निश्चित रूप से उत्साहित हुए, और नितिन गडकरी भी उससे उत्साहित हुए होंगे। तो उन्होंने फिर और कुछ खरा खरा कहने का उनका मूड बन गया, और उन्होंने एक दो जगह पर ये कह दिया कि किसी ऊंचे पद पर बैठ जाने की वजह से अहंकार नहीं होना चाहिए, और कोई मतलब अपनी मानता जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। लोग महान है, लेकिन आप ही मानता में थोपने में लग जाएं। और उन्होंने कहा कि वो भी उन्होंने ये सारी बातें लक्षित इसके लिए तो मोदी जी थे, क्योंकि ये सब बातें मोदी जी पर ही लागू होती। मोदी जी ही अपनी मानता को थोपने की कोशिश करती है, सभी जानते हैं, सर्वमान्य तथ्य है। और उसी तरीके से उन्होंने कहा कि विश्व गुरु का एक रट लगाने से कुछ नहीं होता, उससे आगे जाके देश के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और फिर वो ये भी कह गए कि कई बार सरकारें वोट बैंक के लालच में, अपने राजनीतिक स्वार्थ में जो काम उनको करने चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करने चाहिए वो कर देते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे भी लोग समाज में हों जो लोग सरकार के खिलाफ जनहित याचिका लेके और अदालत के सामने जाए, न्यायपालिका के सामने जाए। तो भले ही वो सरकार उससे थोड़ी सरकार को परेशानी होगी, लेकिन उससे जो है सिस्टम ठीक होता है। एक अनुशासन जो है उससे जो अव्यवस्था पनप रही होती है उस अव्यवस्था का निराकरण करके एक अनुशासन को मजबूत करने की, सिस्टम के अनुशासन को मजबूत करने की उसमें मदद मिलती है। ये उन्होंने ये उन्होंने कह दिया। और उसके स्वाभाविक रूप से इसके बाद में फिर एक बार उनके संघ प्रमुख के हाल के बयान को और इनके नितिन गडकरी के इन बयानों को जोड़ के और फिर एकदम ये कहा जाने लगा कि अब तो जो है मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में और संघ में बिगुल बच गया है, और 75 वर्ष की उम्र में मतलब 17 सितंबर 2025 को अब तो मोदी को जाना ही पड़ेगा। और मोदी की मंशा अब मोदी अपनी मंशा का अध्यक्ष भी जो उनका यस मैन हो वो भी नहीं चुनवा पाएंगे। तो इससे जो मोदी के समर्थक थे वो बुरी तरह भड़क गए, और जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वो प्रतिक्रियाएं उसमें जैसे जाने अनजाने में जो ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कि हमारे जो जेट विमान है उनको कोई क्षति हुई या नहीं हुई, और हमारी कुछ जगह पे हमारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसको इस तरह की लेके जो बातें चल रही थी
तो उसमें जाने अनजाने में सेना के उच्च पदस्थ अफसरों ने जो बातें कही तो वो भी इस कदर उनका अपना विवेक शून्यता की स्थिति में पहुंच गए अंत वक्त कि उन्होंने सेना के अफसरों को भी ट्रोल किया और उसमें उनको भी गद्दार तक कहने में नहीं हिचके। और उसके बाद और नितिन गडकरी को भी, जो उनकी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी सेवाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी निष्ठा पे कभी दाग नहीं रहा, तो उन्होंने नितिन गडकरी को भी जो है, नितिन गडकरी के मामले में भी उनका यही रवैया सामने आया। उन्होंने वो जो नितिन गडकरी के बाद में भी सोशल मीडिया के पर यही लिखा गया कि वहाँ पे भी देशद्रोही और कांग्रेसी एजेंट ये लिखा जाना एक शुरू हो गया। तो एक अजीब स्थिति है लोकतंत्र में। क्या लोकतंत्र में तो प्रधानमंत्री की, नेताओं की आलोचना होती ही है, और इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे वो उनकी आलोचना होती रही। इंदिरा गांधी की तो बारे में लोग नारे लगाते थे, सारे विपक्ष के प्रमुख लोग, एक बारी इंदिरा तेरे खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल। तब कोई ये मुद्दा नहीं बनता था कि अरे प्रधानमंत्री हैं तो भगवान हैं, तो आपने इस अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कांग्रेसियों को बुरा भी लगता था, तो तब ये रिवाज नहीं था कि वो बुरा लगता था, विपक्ष के नेताओं को वो भी कोसते थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही कहने लगे, विपक्ष के नेताओं को विदेशी शक्तियों का एजेंट कहने लगे। ये उस समय ये रिवाज प्रचलित नहीं था। लोग ये जानते थे कि लोकतंत्र है तो उसमें कोई नहीं बच पाएगा, आलोचना से, कोई भी कटाक्ष से नहीं बच पाएगा, और कोई भी शाब्दिक हमलों से नहीं बच पाएगा। तो लोग उसको सहजता से लेते थे, अपने नेता का बचाव भी करते थे। लेकिन ये उनकी इस एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचते थे कि वो जो भी पता चला कि अगर उनकी बात कह दी गई तो उनके नेता के खिलाफ कोई बात कह दी गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात कह गई, तो फिर वो उसको प्रधानमंत्री माने देश ये साबित करने में लग जाए। अगर ये स्थिति रहेगी तब तो जो है वो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। तो अगर आप ये है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना जो है वो अगर देशद्रोह ठहराया जाने लगेगा तो तब तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। प्रधानमंत्री की आलोचना होनी चाहिए ताकि वो निरंकुश न हो सके। तो इसलिए इसको स्वीकार करने की भावना अभी तक स्थिति रही है। और लेकिन आज तो स्थिति बदल गई है। आज तो पता नहीं लोग क्या समझ रहे हैं। जो एक तरह से जो लोकतंत्र की जो रीति नीति है वो लोगों को कतई हजम नहीं हो पा रही, उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं। वो चाहे सेना करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई असुविधाजनक सरकार के लिए फैसले देती रहे, पहले भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देती रही। कोर्ट वो तो इंदिरा गांधी के ज़माने में तो इंदिरा गांधी के ही सीधा खिलाफ, व्यक्तिगत रूप से खिलाफ जो है दे दिया था फैसला, जिससे उनकी सरकार के गिरने की नौबत आ गई थी, उनके प्रधानमंत्री पद के छोड़ने की नौबत आ गई थी। लेकिन अभी तो फिलहाल किसी कोर्ट ने कुछ मामलों में किया होगा, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री के अस्तित्व पर बनाए ऐसा तो कोई फैसला दिया ही नहीं है। चाहे वो इजरायली स्पाईवेयर का मामला हो, चाहे वो उनका जो खुलासा था इनके खिलाफ, अडानी के खिलाफ, वो उसका मामला हो, उन सारे मामलों में था कि वो कर सकते थे, जिसमें जो है जो प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से मुश्किल में डालने वाला फैसला कर सकते थे न्यायपालिका में। लेकिन किसी जज ने उनके खिलाफ जो है उसको वो स्थिति नहीं आने दी। लोगों को निराशा भी हुई, न्यायपालिका के उस पर भी कटाक्ष भी किया गया। तो न्यायपालिका से इतना सहयोग कुल मिला के मिल रहा है, लेकिन न्यायपालिका का बनी रहे, न्यायपालिका की प्रामाणिकता बनी रहे। तो ये ज़रूरी है कि कुछ मामलों में तो वो सरकार के खिलाफ फैसले करेगी भी, लेकिन आज एक फैसला बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी बता दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया जाता है कि वो देशद्रोही हैं, वो जो है वो विदेशियों के एजेंट हैं, वो जो NGO जिनको भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के द्वारा फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग से हमारे जजेज भी लाभान्वित है। इस किस्म की एक बात ये कही जा रही। तो कुल मिला के स्थिति ये हो गई कि अब ये सवाल है कि जब ये है कि आपने ये मान लिया है, लोगों के बड़े वर्ग ने ये मान लिया है कि हमें लोकतंत्र के नाम पे, हमें लोकतंत्र
में काम करते हुए हमें मोदी जैसे किसी नेता की गंतव्य के रूप में तलाश थी, और उस गंतव्य पे हम पहुंच गए। हमने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया है। तो अब हम जो है लोकतंत्र को, अब लोकतंत्र की क्या ज़रूरत है? अब जो है जब हम उस आखिरी मंजिल पे पहुंच गए हैं, और ये वो जो लोकतंत्र से जितनी अपेक्षाएं हैं उनका सैचुरेशन हो गया है मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के व्यक्तित्व पर। तो अब हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्या है? तो स्थिति अब इस पे पहुंच रही है। ये जो रवैया ये यही बताता है कि अब तो अगर ये हालत है, अगर जनादेश की सर्वोपरिता है, तो अब जनादेश की सर्वोपरिता तो अब तो ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग को अपनी तमाम ढकोसलेबाजी छोड़ के कि वो नहीं, वो उसको वो एक तरह से वो भी इस जन भावना में की पूर्ति में सहायक बनने की भूमिका अदा करते हुए भी, और वो भी मोदी जी सत्ता में बने रहे, इसके लिए कुछ भी कर गुजरने की मानसिकता दिखा रहा है। तो अब उससे आगे बढ़ के एक और उसको काम कर देना चाहिए। वो काम ये कर देना चाहिए कि वो एक जनमत संग्रह करा ले कि अब बजाय चुनाव की नौटंकी करने की अब एक जनमत संग्रह कराने के लिए कदम बढ़ाए, जनमत संग्रह कराने का क्रांतिकारी कदम उठाए। और वो जनमत संग्रह का इस बात के लिए हो कि कितने प्रतिशत लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी जीवन पर्यंत, उनकी उम्र भी, और साथ में ये भी हो कि उस जनमत संग्रह में ईश्वर से भी निवेदन हो कि उनकी उम्र लगभग 1500 वर्ष कर दे। और कितने लोग चाहते थे वो अपनी इस आयु पर्यंत वही प्रधानमंत्री बने रहें, कोई चुनाव कराने की आवश्यकता ना हो, खुद चुनाव कराने की, और ऐसी स्थिति में चुनाव कराने की आवश्यकता को कितने लोग ख़त्म समझते, कितने प्रतिशत लोग। और अगर बहुमत इसके पक्ष में आ जाता है तो यही जब होना है, एन के एन प्रकार मोदी जी को सत्ता में रहना है, मोदी जी के अंदर ही देश रूपायित हो रहा है एक व्यक्ति के अंदर, तो फिर ये चुनाव जब एक बाहियात की बातें होंगी तो बहुत अच्छा होगा कि चुनाव में बहुत ही देश के जो सरकार के खजाने का एक बहुत बड़ी रकम उसमें चुनाव में खर्च होती, तो वो रकम बच जाएगी और हमारे विकास कार्यों के लिए काम आएगी। तो अब हमको ये देखना है कि हमारे इस मशवरे से कितने लोग सहमत हैं, और कितने लोग, और इस मशवरे को फलीभूत करने के लिए कितने लोग जो है हमारी तरह ही चुनाव आयोग के सामने इस मांग को रखने के लिए आगे आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।